नमस्कार दोस्तों, यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। जो कि इसके पहले के वीडियो में हमने कला के 6 अंक के कई बिंदुओं को हमने अध्ययन किया है, जैसे रूपभेद, प्रमाण, भाव, लौण योजना। दूसरे वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे सादृश्य वाणिका भंग। 2 बिंदु हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे आप तक हमारे अगला वीडियो मिलता रहे। और निश्चित है कि हमारा ये नोट्स, हमारा ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आपकी छोटे से सहयोग से हम आपको बराबर हम सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, परीक्षा से संबंधित नॉलेज देते रहेंगे। अर्थात आपका छोटा सा सहयोग ये है कि आप लोग अपनी संख्या को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए, क्लास और लोग तक शेयर करते रहिए, जिससे उन लोग को भी मिल सके क्लास जो किसी कारण पेड क्लास को नहीं ले पा रहे हैं। हमारे फ्री क्लास को ज्वाइन करके वो क्लास को पूरा कर सकें या अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कला के 6 अंक के 5वें भाग को पढ़ेंगे, सादृश्य। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? सादृश्य हम किसे कहते हैं? तो सादृश्य का अर्थ होता है मित्रों, सादृश्य का अर्थ होता है जैसे कि वैसा। अर्थात चित्र के वस्तु सादृश्य का अपना महत्व होता है। प्रकृति के गुणों के कारण मूल वस्तु से समान स्थापित होता है, उसे हम सादृश्य कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब चित्र बनाता है तो उस वस्तु का सादृश्य को अपनाता है, या उसके महत्व को अपनाता है, या उसके गुणों को अपनाता है, उसके मूल को अपनाता है। अर्थात समानता स्थापित करता है। अर्थात जो प्रकृति से वो देखकर, जिस चीज़ को देखकर बना रहा है, उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात उसे हम सादृश्य कहते हैं। जैसे कोई चित्रकार होता है, कोई व्यक्ति होता है, जब चित्र बनाता है, जिस भी चीज़ का वो चित्र बनाता है, चाहे किसी जानवर का चित्र बना रहा हो, चाहे वो प्रकृति का चित्र बना रहा हो, चाहे नदी का चित्र बना रहा हो, चाहे किसी वस्तु का चित्र बना रहा हो, तो चित्र बनाते समय कलाकार जो है उसके महत्व को ध्यान में रखता है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखता है, उसके गुणों का विकास ध्यान रखता है, उसके मूल का विकास। अर्थात समानता स्थापित करना चाहता है कि उसका प्रयास होता है कि उसका चित्र नहीं, वो सही दिखे। अर्थात उसमें प्राण आए, उसमें जान आए, उसमें लय आए, सादृश्य दिखाने का प्रयास करता है। अर्थात उस चीज़ को वास्तविक में लाने का वो प्रयास करता है, जिसे हम कहते हैं सादृश्य। जैसे यदि हम हाथी का चित्र बना रहे हैं तो वह हाथी का दृश्य व चित्र दिखना चाहिए, ना कि घोड़े के चित्र दिखना चाहिए। अर्थात ऐसे समान, अर्थात उसके समान, फोटोकॉपी के समान। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, यदि हम हाथी का चित्र बना रहे हैं तो हाथी का चित्र दिखना चाहिए। अर्थात अगर नहीं दिखता है तो उसकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, उसके गुण नष्ट हो जाएंगे, उसके महत्व नष्ट हो जाएंगे, उसकी वास्तविकता चली जाएगी। अर्थात उसका जो है दृश्य हूबहू ना होना। यदि हूबहू होता है तो वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण, कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि हम लोग कहीं हाथी को एक ऐसे रूप में देख लेते हैं जो काले रंग में होती है, पत्थर की बनी होती है, या चित्र बना होता है, तो उसके जो लय होते हैं, उसके जो प्रमाण होते हैं, उसके जो रूप होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, उसके जो वर्ण होते हैं, उसके जो सादृश्य होते हैं, ये सारे जब 6 अंग उसमें विद्यमान होते हैं, तो हम देखकर, उस चित्र को देखकर, या हम उस पेंटिंग को देखकर, या उस मूर्ति को देखकर हम डर जाते हैं, हम भय जाते हैं। अर्थात जैसे लगता हो सही हाथी है। अर्थात जिस तरीके से फ़ोटोकॉपी मशीन को
काफ़ी करने का कार्य करता है, उसे सादृश्य कहा जाता है। इस क्रम में आगे है मित्रों, वस्तु जैसा हमें प्रतीत होती है अथवा मनुष्य को जैसे दिखाई देती है, हूबहू वैसे ही चित्र करना सादृश्य कहलाता है। अर्थात कोई कलाकार होता है, कोई चित्रकार होता है, कोई मूर्तिकार होता है, जब भी किसी चीज़ को बनाता है मनुष्य, तो उस व्यक्ति को जैसी आकृतियाँ देखती हैं उसे हूबहू बनाने का प्रयास करता है, अर्थात उसी को सादृश्य कहा जाता है। अर्थात उसमें वास्तविकता लाने का प्रयास करता है चित्रकार, उस चीज़ को सेम वैसे ही बनाने का प्रयास करता है, इसी को कहा जाता है सादृश्य। आगे है दूसरा, सादृश्य में यह आवश्यक होता है कि किसी भी वस्तु का चित्र वस्तु के आकार के सामने हो अथवा वस्तु का भाव भी चित्र के सामने दिखना चाहिए। कहने का तात्पर्य होता है मित्रों, सादृश्य में यह आवश्यक होता है कि किसी भी वस्तु का चित्र यदि बनाया जाए, आकार बनाया जाए, तो समान हो अथवा वस्तु भाव के चित्र दिखाई देने चाहिए। यदि हम किसी जानवर के चित्र बना रहे हैं तो जानवर हमें हमारे सामने दिखे, जिससे उसकी हम प्रकृति को, जिससे उसकी नेचर को, उसके रंग को, उसके भाव को, उसके प्रमाण को, उसकी आकृतियाँ को, उसके आकार प्रकार को कलाकार अपने चित्र में हूबहू उतार सके, जिससे उसकी वास्तविकता नष्ट ना हो, जिससे उसके चित्रों में भाव आ जाए, उसे कहते हैं सादृश्य। आगे है कला के द्वारा शरीर रचना के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया गया है। अर्थात कला के दृष्टिकोण से शरीर की रचना के मुख्य जो है निम्नलिखित उपागमों का जो है या उपाय किए गए हैं। तो सादृश्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रूपगत होता है, एक भावगत होता है। अर्थात सादृश्य दो प्रकार के होते हैं। सादृश्य मीन्स होता है जो चीज़ हमें दृश्य होता है, जो दिखाई देता है। तो दिखाई देता है, कभी कभी कोई चीज़ भौतिक रूप से दिखाई देता है, कोई अभौतिक रूप से दिखाई देता है। अर्थात कोई चीज़ रूप दिखाई देता है, कोई चीज़ भाव दिखाई देता है। तो जैसे चित्र होता है, चित्र का एक अपना आकार प्रकार होता है। जैसे रूपगत में हम कहें चित्र का अपना एक रूप होता है, या रूपगत में अपना आकार प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। वहीं उस चित्र की अपनी जो भाव होती है, जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, या उसके जो अगुण होते हैं, वो चीज़ भाव के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आगे जैसे चेहरे के अपने रूप होते हैं। चेहरे होते हैं मुखाकृति, उसको हम कह सकते हैं भाव में वृत्ताकार या अंडाकार। नेत्र होता है, नेत्र की जो उपमा दी गई है वो कमल और मृग नेत्र के समान बताया गया है। अगला है मनुष्य के जो होंठ होने चाहिए कमल के पंखुड़े के समान होने चाहिए। जो नाक होने चाहिए वो तिल के फूल व तोते के चोंच के समान होने चाहिए। ये पुरुष की जो कमर बने या हो सिंह के कमर के समान हो। वहीं महिला की कमर की बात की गई है तो डमरू के समान हो। यदि महिला की कमर को अगर सिंह के कमर के समान दिखा दिए जाएंगे, पतला कमर दिखा दिया जाएगा, तो उसकी वास्तविकता ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो पुरुष का चेस्ट होता है, जो सीना होता है, वो शेर के समान
मोटा होता है, चौड़ा होता है और कमर पतला होता है। वहीं महिला की जो कमर होती है उसका जो वक्ष होता है वो कम होता है। वहीं पर महिला की जो कमर होता है वो डमरूकार होता है, वो डमरूकार होता है। हाथ जो है, हाथ पैर जो है कमल की पंखुड़ी के समान हो, जो जंघा हो वो कदली वृक्ष के केले के समान हो, घुटने जो हो केकड़े के समान हो, पुरुष के कंधे जो हो हाथी के मस्तक के समान हो, वहीं कान जो है बैठे हुए गिद्ध के समान हो, मत्थे जो है सेम के बीज के समान हो, पुरुष की भौहें जो नीम की पत्ती के समान हो और महिला की जो भौहें हो धनुषाकार हो। अर्थात सब यहाँ जो देख रहे हैं, पुरुष की कमर और पुरुष की भौहें, यही दो में अंतर है और बाकी पुरुष और स्त्री की जो सारी चीज़ें हैं उसी के समान हो। पुरुष के जो कंधे हैं वो हाथी के मस्तक के समान हो, नाक जो है, कान जो है बैठे हुए गिद्ध के समान हो। ये दोनों के लिए लागू होता है। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारे बिंदुओं को आप लोग बनाते समय ध्यान देते होंगे कि हम होंठ कैसे बनाएं, नेत्र कैसे बनाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ इसको पढ़ने के बाद चित्र बनाना आसान हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है मित्रों वाणिका भंग। वाणिका भंग किससे कहते हैं? वाणिका भंग हम उसे कहते हैं जो वस्तु अपनी वास्तविक रंग लिया रहता है। यदि चित्रकार या कलाकार उसकी वास्तविक रंग को ना दर्शा के भिन्न भिन्न रंगों को दर्शाता है, अलग रंगों को दर्शाता है, तो उस वस्तु की वास्तविकता नष्ट हो जाती है। अर्थात उसे हम वाणिका भंग कहते हैं। जैसे रंगों का प्रभाव तथा मिश्रण, उसके अनेक प्रयोग की विधियों तथा तुलिका का ज्ञान वाणिका भंग के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम किसी रंग का प्रयोग करते समय हम लोग को मिश्रित करते समय ध्यान देना चाहिए कि कौन से रंग एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात कौन रंग एक दूसरे के विरोधी हैं, इसका भी ध्यान देना होता है। और कहाँ पर हम किस ब्रश का प्रयोग करें, किस ब्रश से हम प्रयोग करें, कहाँ पर हमें 0 नंबर ब्रश का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें 3 नंबर ब्रश का, 5 नंबर का, 00 नंबर का प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग उस दृष्टिकोण से ध्यान देते हुए उसका प्रयोग करते हैं, जिससे वाणिका भंग ना हो। इसी क्रम में हमारा अगला है कलाकृति में भावों के अनुसार रंगों का प्रयोग करने पर ही चित्र प्रभावित होता है। अर्थात जो कलाकृतियाँ होती हैं उनके भाव के अनुसार, भावों के अनुसार ही रंगों का प्रयोग करने पर ही चित्र प्रभावशाली होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है रंग जो होता है उसके उसके कृति के ऊपर निर्भर करता है कि भाव के अनुसार वो भाव क्या प्रकट करना चाह रहा है, भाव क्या दे रहा है, उसी के भावों के अनुसार रंग का योजन किया जाता है या रंग को रखा जाता है या रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे चित्र प्रभावशाली होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भयानक दिखाना है, किसी व्यक्ति को भयभीत दिखाना है या उसे डरावनापन उस व्यक्ति को दिखाना है कि उसका ऐसे रूप बनाया जाए कि उसे लोग डर जाएं, तो यदि उसे पीला वस्त्र दिखा देंगे या लाल रंग से उसको दिखा देंगे उसके वस्त्र, तो वो चीज़ नहीं प्रकट हो पाएगा। अर्थात उस व्यक्ति को यदि आपको भयानक दिखाना है तो आप उसे काले रंग का प्रयोग करेंगे, उसके जो आकृतियाँ होंगी वो एक अद्भुत होंगी, अलग होंगी अनुमानों से, तब उसके अंदर वो चीज़ें दिखने लगेंगी भाव। उसी प्रकार से चित्र जो प्रभावित होता है वो रंगों के द्वारा होता है, भावों के द्वारा है।
अगला है नाट्यशास्त्र व चित्रसूत्र में वाणिका भंग का विस्तार से उल्लेख हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, नाट्यशास्त्र में चित्रसूत्र में वाणिका भंग का विस्तार से उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से हुआ। कला में मुख्य रंग 5 माने गए हैं। कला में मुख्य रंग जो है 5 माने गए हैं। सफ़ेद, काला, नीला, पीला, लाल, ये 5 रंग कला के दृष्टिकोण से प्रमुख माने गए हैं, ना कि प्राथमिक। वहीं प्राथमिक रंग जो हैं जैसे लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग हैं। इसी क्रम में अगला है, चित्रकार को तूलिका का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात चित्रकार जब भी रंग का प्रयोग करे, वाणिका भंग पर विशेष ध्यान दे कि उसका रंग एक विरोधी रंग से संपर्क में ना या मिश्रित ना हो, इस चीज़ का उसे पूरा ज्ञान हो। सबसे अच्छा तूलिका गिलहरी के बाल के होते हैं और जानवरों के बाल होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, भैंसे, सूअर आदि, रुई आदि से भी बनाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है, जो तूलिका होता है मीन्स रंगों का प्रयोग करने के लिए जिससे चित्र को रंगा जाता है, तो सबसे अच्छा जो बाल होता है वो गिलहरी के होते हैं और उसके साथ साथ अन्य जानवरों के होते हैं बाल, जैसे भेड़ के होते हैं, बकरी के होते हैं, भैंसे के होते हैं, सूअर के होते हैं और रुई आदि के द्वारा भी रंगने का कार्य किया जाता है। अगला है, रंगों की इसी क्रम में अगला है, रंगों की मिली भंगिमा को वाणिका भंग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, रंगों की मिली भंगिमा को वाणिका भंग का, यदि रंग विरोधी रंग से संपर्क में आ जाता है, मिश्रित हो जाता है, तो रंग अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे लाल रंग आप प्रयोग करते समय रेखा को पार करके यदि आप हरे रंग में प्रवेश कर जाते हैं तो दोनों रंग अपना अस्तित्व खो देता है। अर्थात उस स्थान पर लाल के और हरे दोनों के स्थान पे एक नया रंग उत्पत्ति हो जाती है, एक नया रंग बन जाता है, काला रंग बन जाता है। अर्थात उसकी जो वास्तविकता खत्म हो जाती है, अर्थात उसी को वाणिका भंग कहा जाता है। अगला है, चित्र में विषय एवं भाव के अनुसार रंगों का प्रयोग करना चाहिए, वाणिका भंग कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, चित्रों में जो विषय हो, जो भाव हो, उसी के अनुसार रंगों का प्रयोग करना भी वाणिका भंग कहलाता है। अगला है, अधिकांशतः विद्वानों ने वाणिका व भंग को अलग अलग माना है, जिसमें वाणिका का तात्पर्य रंगों व तूलिकाओं से होती है तथा भंग का अर्थ होता है शरीर की भाव भंगिमा से माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है मित्रों, जिस प्रकार से वर्णों की भंगिमा होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर की भंगिमा मानी जाती है। जैसे शरीर के खड़े होने की भंगिमाओं को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे माना गया है मित्रों कि शरीर के खड़े होने की भी भंगिमाओं को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे समभंग मीन्स समभंग हो गया, दूसरा अभंग हो गया, तीसरा अतिभंग।
पहला हो गया समभंग हो गया, दूसरा अभंग हो गया, तीसरा त्रिभंग हो गया, चौथा अतिभंग। तो बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे। समभंग का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर होता है, अर्थात हम विश्राम मुद्रा में कह सकते हैं, तथा शरीर कोई मोड़ नहीं होता है, उसे हम समभंग कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति खंभे की तरह जो है सीधा खड़ा हो जाए तो इसे समभंग कहा जाएगा। समभंग का अर्थ होता है कि शरीर के दोनों पैरों के बल पर पूरा शरीर का भार हो, उसे हम लोग कहते हैं समभंग कहते हैं। जैसे दिखाने का प्रयास किया हूँ, दोनों पैरों पे व्यक्ति जब खड़ा होता है बराबर तो समभंग होता है। अगला है अभंग। यह खड़े होने का वह मुद्रा है। अभंग यह खड़े होने का वह मुद्रा है या कहा जाता है जिसमें शरीर का भार एक पैर पर अधिक होता है तथा दूसरे पैर पर भार कम होता है। कहने का तात्पर्य होता है, जैसे कभी कभी होते हैं कि आप सीधे एक पैर को सीधा कर लेते हैं जैसे दिखाया गया है, और दूसरे पैर को वैसे आप केवल स्पर्श किए रहते हैं ज़मीन पर, उस पर भार नहीं होता है, इसे अभंग कहा जाता है। या आप एक पैर को चाहे जिधर किए रहते हैं या उस पर आप जो है कोई मतलब बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं रखते हैं, लटकाए रहते हैं, एक ही पैरों पर आपका बैलेंस बना होता है, भार होता है, उसे कहते हैं अभंग कहते हैं। ये दिखाने का प्रयास किया हूँ मैं। अगला देखिए त्रिभंग। त्रिभंग का अर्थ होता है दोस्तों, यह खड़े होने की वह मुद्रा है जिसमें शरीर में उसे ज़्यादा मोड़ होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि त्रिभंग हम उसे कहते हैं जिसमें शरीर के 3 भाग मीन्स शरीर जो होती है पूरा 3 भागों में मुड़ी होती है, उसे हम त्रिभंग कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा कि जब वो शेषनाग पर बांसुरी बजा रहे थे तो उनका शरीर तीन स्थान से मुड़ा था, जिसे त्रिभंग के नाम से जाना जाता है। जैसे बांसुरी बजाते समय कृष्ण भगवान जी थे, या चोलकालीन देवी उमा हैं, या पद्म पाणी बोधिसत्व है, या मोहन जोदड़ोस की नर्तकी। अर्थात जो इस प्रकार से शरीर को 3 भागों में वो दिखता है, मोड़ होता है, उसे कहते हैं त्रिभंग। इसी क्रम में अगला है दोस्तों अतिभंग। अतिभंग किसे कहते हैं? यह खड़े होने की वह मुद्रा होती है जिसमें शरीर में उसे ज़्यादा मोड़ होता है, अर्थात 3 से भी ज़्यादा मोड़ हो। अर्थात इस मुद्रा में बहुत कम ही लोग खड़े हो पाते हैं त्रिभंग या अतिभंग में। अर्थात नटराज की प्रतिमा है या शिव तांडव नृत्य करते हुए प्रतिमा देखने को आपको अतिभंग में मिलेंगे। अर्थात रंगों के तुलिका ब्रश के कलात्मक प्रयोग को वर्णिका भंग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य मित्रों, रंगों के तुलिका ब्रश के कलात्मक प्रयोग को वर्णिका भंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्लास को जुड़ते ही अपने मित्रों में, दोस्तों में आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे हमारे मनोबल और बढ़े, जिससे आप लोग को मैं वीडियो देता रहूं आपके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर
पेश हूँ। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए वेट करिए।